नमस्कार दोस्तों, सब तक सरल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं जसबीर सिंह। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मांग क्या है, मांग के निर्धारक तत्व क्या है, व्हाट इज डिमांड, डिमांड फैक्टर्स क्या हैं, डिमांड फंक्शंस क्या हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल के बारे में हमने पढ़ा था। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए जो अगला जो कंसेप्ट है वो है लॉ ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है किसी न किसी कोड में। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? मांग का नियम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मांग का नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। ध्यान से सुनिएगा प्यारे विद्यार्थियों। एवरीथिंग बीइंग इक्वल, कैटरीज पैरिबस, एवरीथिंग बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। एवरीथिंग बीइंग इक्वल, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। इसे मांग का नियम कहते हैं। मांग का सिद्धांत कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। कीमत के बढ़ने पर डिमांड जो है वो घट जाती है, और कीमत के घटने पर डिमांड बढ़ जाती है। ये इनवर्स रिलेशन। और साथ में जो मैंने बात कही वो है अन्य बातें समान रहने पर, एवरीथिंग बीइंग इक्वल। वो जो अन्य बातें समान रहने पर हमने लिया है वो अजम्पशंस ऑफ द लॉ है। अजम्पशंस क्या है? मांग के नियम की मान्यताएं। ये मान्यताएं हैं अन्य बातें समान रहने पर। एवरीथिंग बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। वो अन्य बातें क्या हैं? वो अन्य बातें मांग के फलन में आपने जो पढ़ी थी, एक वस्तु की कीमत को छोड़कर जो भी है सारे फैक्टर अन्य बातें हैं, अदर थिंग्स हैं, कैटरीज पैरिबस हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ये सेम रहना चाहिए, इनकम इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वेदर, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, साइज ऑफ कंज्यूमर, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी चीजें ही अजम्पशन हैं, मांग के नियम की मान्यताएं हैं। एक एक करके आप लिख सकते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, वेदर, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, लाइक दैट। ये सारी चीजें मांग के नियम की मान्यताएं हैं कि ये सारी चीजें समान रहनी चाहिए। आप एक एक पॉइंट करके लिख सकते हैं कि भाई अन्य वस्तुओं की कीमतें समान रहनी चाहिए, उपभोक्ता की कीमत समान रहनी चाहिए, मौसम परिवर्तनशील नहीं है, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, एवरीथिंग सब चीजें कांस्टेंट हैं। उस समय केवल प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज होता है, केवल कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है। ये इनवर्स रिलेशन है, वही मांग का नियम है। दोबारा से फिर मैं बता रहा हूं, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जब उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। आप एक तालिका या शेड्यूल के माध्यम से भी आप जो देख सकते हैं। मान लीजिए प्राइस है किसी कमोडिटी के 5, 10, 50, ये प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होगी। मान लीजिए 20, 15 एंड 10। कीमत के बढ़ने पर मांग घट रही है। इधर से आप चलेंगे, कीमत के घटने पर मांग बढ़ रही है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो ठीक उसी प्रकार से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर y एक्सिस पर हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेते हैं, x एक्सिस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, और शुरू में ये हम लेते हैं 5, 10, 15, 5, 10, 15, यहाँ लेते हैं 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 इसके सामने, और जब प्राइस इंक्रीज होकर के 10 हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड 15, और जब प्राइस और इंक्रीज होकर के 15 हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होकर के 10 हो जाती है। इसको मिलाने से बनता है डिमांड कर्व। ये तालिका और ये रेखा चित्र मांग के नियम को बताती है। अगर मांग का नियम क्या है?
ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप पहले उसकी जो है ना उदाहरण लिखेंगे, कंसेप्ट लिखेंगे, मांग का नियम क्या है, फिर तालिका बनाएंगे, तालिका को समझाएंगे, फिर रेखा चित्र बनाएंगे, रेखा चित्र को समझाएंगे। उससे पहले आप उसकी मान्यताएं लिख सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, और अन्य बातें कौन सी है वो मैंने बताई। वस्तु की कीमत को छोड़कर बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट है मांग के, वो सारे के सारे असंख्य हैं, वो कांस्टेंट रहने चाहिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि मांग का जो कर्व है, डिमांड जो कर्व है, why does demand कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, कि ये नेगेटिव स्लोप क्यों है, नीचे की तरफ क्यों है, जो है ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोपिंग क्यों है। इसका जो आंसर है वो इस प्रकार है। नंबर 1, इसके जो कुछ रीजंस हैं कि ये क्यों होता है नेगेटिव स्लोप, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हिंदी में कहेंगे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होने की वजह से। अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। मांग का जो वक्र है वो नीचे की ओर क्यों होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है 4 नंबर में भी और 3 नंबर में भी, कि इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होने की वजह से। जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की अधिक मात्रा खरीदता है, कंज्यूम करता है, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो लगातार घटती रहती है। अब वो उस कमोडिटी को अधिक मात्रा में तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम हो जाएगी, जब उसकी कीमत कम हो जाएगी। ये हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एक वस्तु की जब एक कंज्यूमर जो है बार बार उसका जो प्रयोग करता रहता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाती है, तो उसकी अधिक मात्रा को तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम हो जाएगी। इसीलिए कीमत के कम होने पर वो अधिक मात्रा खरीदता है। इसका क्वेश्चन दूसरा ये है कि कीमत के घटने पर अधिक मांग क्यों की जाती है, या मांग वक्र नीचे की ओर क्यों होता है। दूसरा कारण है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है जब किसी कमोडिटी के प्राइस कम हो जाते हैं, प्राइस कम होने से कंज्यूमर की जो वास्तविक आय है, रियल इनकम है, रियल इनकम वो बढ़ जाती है। मान लीजिए आप हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में हम जो है 10-10 रुपये के 10 पेन खरीदते हैं, 10-10 रुपये के 10 पेन खरीदते हैं, और वही पेन मान लीजिए 5 रुपये के हो जाए तो हम 20 पेन खरीदेंगे, और हम अगर 10 पेन ही खरीदें तो 50 रुपये के और 50 हमारे पास बच गए। जो 100 रुपये में जो काम होता था वो 50 रुपये में हो गया। तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, और जब कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उस बची हुई इनकम से वो अधिक क्वांटिटी खरीदता है। तो दूसरा रीजन क्या हुआ, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव, इसको हिंदी में बोलते हैं आय प्रभाव। आय प्रभाव कि भाई कीमत के कम होने पर कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, और रियल इनकम बढ़ने पर वो उस वस्तु की ज्यादा मांग करता है। तीसरा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, चाय और कॉफी, दो वस्तुएं हम लेते हैं, चाय और कॉफी, दो वस्तुएं आप लेते हैं, चाय कॉफी दोनों प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। चाय की डिमांड हम करते हैं, कॉफी के प्राइस। इससे क्या है, किसी वस्तु की मांग का डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होता है। मान लीजिए कॉफी की कीमतें बढ़ जाती हैं, कॉफी महंगी हो जाती है, तो हम कॉफी के स्थान पर भी चाय का ही प्रयोग करते हैं, तो इसकी कीमतें बढ़ने पर इसकी मांग बढ़ जाती है। ये हुआ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इसकी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। पहला हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू मींस मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। इनकम इफेक्ट जिसको हमारे आय प्रभाव कहा, जो रियल इनकम से रिलेटेड है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट जिसमें ये मैंने बताया चाय और कॉफी के एग्जांपल से। उसके बाद है साइज ऑफ कंज्यूमर। जब किसी वस्तु की कीमतें घट जाती हैं तो उस वस्तु को खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, खरीदने वाले कंज्यूमर ज्यादा हो जाते हैं। अगर उसकी इनकम मान लीजिए उसके प्राइस कम होते हैं तो वो लोग जो उसको पहले महंगी सोचकर नहीं खरीद रहे थे वो भी उस कमोडिटी को खरीदना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि गरीब आदमी जो है ना अपनी दाल रोटी खा रहा है, रोटी और जो है ना सिंपल रोटी खाता है। एक थोड़ा सा ज्यादा इनकम वाला आदमी है वो पनीर की सब्जी बना लेता है। अगर मान लीजिए पनीर की प्राइस कम हो जाए तो वो लोग जो उसको पहले नहीं खा रहे थे वो भी खरीदने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा, साइज ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाएगा। तो वी कैन से दैट एज वेल द प्राइस डिक्रीज द डिमांड, द प्राइस डिक्रीज द डिमांड इंक्रीज। तो साइज ऑफ कंज्यूमर के बढ़ने की वजह से भी
ये डिमांड करो नेगेटिव डाउनवर्ड होता है, यानी नेगेटिव रिलेशन होता है कीमत और मांग। लास्ट है डिफरेंट यूजेस। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके ना अलग बहुत सारे प्रयोग होते हैं। जैसे दूध के बहुत सारे प्रयोग हैं, दूध से लस्सी, दही, घी, पनीर, मिठाई, मोआ, खोआ, बहुत सारी चीजें बनती हैं। बिजली के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए दूध की कीमतें बहुत महंगी हो जाती हैं, तो कंज्यूमर जो है दूध को खरीदकर केवल जो जरूरी चीजें हैं उनमें ही प्रयोग करेगा। तो इस तरह से जिन चीजों की डिफरेंट यूजेज होते हैं उनकी डिमांड की वजह से भी जो है मांग बढ़कर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसकी तालिका और डायग्राम के माध्यम से आप समझाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड की असम्पशंस है एवरीथिंग बीइंग इक्वल। फिर मैंने बताया व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, फिर मैंने उसको बताया। वीडियो पीछे करके देख सकते हैं अगर समझ में आए। इसके बाद जो अगला टॉपिक इसी में है, लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस क्या हैं, अपवाद क्या है मांग के नियम के, ये कहां लागू नहीं होता है। एक्सेप्शनल केस कौन से हैं, एक्सेप्शनल केस, अपवाद, मांग का नियम लागू कहां नहीं होता है, वो कौन से ऐसे केसेस हैं। उनमें है एक हैबिट, बहुत ज्यादा आदी हो जाता है कोई आदमी किसी चीज का, हैबिट, जैसे शराब है। अब इस लॉकडाउन की सिचुएशन में शराब की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। होना क्या चाहिए था, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से कि उसकी जो डिमांड है वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो लोग उसके आदी हैं, जो हैबिचुअल हैं, उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, वो कीमतें बढ़ने पर भी उसकी डिमांड को कम नहीं करते। वहां पर ये मांग का नियम लागू नहीं होता एक तरह से। दूसरा कि जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं हैं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, सोने की चैन, हीरे जवाहरात, एक तरह जो प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं हैं वो जितनी महंगी होगी लोग उतना ही उनको खरीदेंगे, कम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है। अगर मेरे पास इतनी महंगी चीज है तो मैं बड़ा धनवान हूँ, या उन्होंने अपनी जो है दिखावे के लिए, एक तरह शो ऑफ करने के लिए, यानी प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तुएं हैं उनमें भी मांग का नियम लागू नहीं होता। हैबिचुअल अगर कोई किसी चीज का है तो उसमें भी मांग का नियम लागू नहीं होता। एक इसमें है इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि जो चीज महंगी है वो अच्छी ही होगी और जिसके रेट कम है वो अच्छी नहीं है, तुलनात्मक रूप से वो इतनी बेटर नहीं है। तो बहुत सारे लोग कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि जो चीज महंगी होती है उसी को खरीदते हैं। इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता है, हम ये समझते हैं कि ये चीज अगर महंगी है तो अच्छी है और अगर सस्ती है तो अच्छी नहीं है। लास्ट में इसमें जो है मेन इंपोर्टेंट वो है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के केस में मांग का नियम लागू नहीं होता। अब बात समझने की ये है कि गिवन गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें प्राइस इफेक्ट जो है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है कि अगर वस्तु की कीमतें बढ़ जाए, ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमतें बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ती है, जिनकी कीमतें बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है, और इनकम की कीमतें घटने पर मांग भी घटती है। ये हो गया पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। दूसरा है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो वो उन वस्तुओं को कम खरीदता है, और अगर इनकम घट जाए तो उन वस्तुओं को ज्यादा खरीदता है। इसका मतलब ये हुआ इनफीरियर, जो एक तरह से हायर इनफीरियर जो गुड है, इनफीरियर गुड में भी जो हायर डिग्री की है, जो घटिया से घटिया वस्तुएं हैं, वो गिवन गुड्स एक तरह से हम उनको आसान सी भाषा में समझ सकते हैं कि अगर उनके प्राइस बढ़ते हैं तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी, और अगर वो कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ते हैं मान लीजिए उनके, तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, और प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड भी कम हो जाती है। इनकम बढ़ती है तो डिमांड घटती है, तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। इनकम के बढ़ने पर कंज्यूमर जो है घटिया वस्तुओं को खरीदने की बजाय अच्छी वस्तुएं खरीदता है। तो इसलिए इन वस्तुओं को सर रॉबर्ट गिफन ने ये कंसेप्ट दिया था, सर रॉबर्ट गिफन ने गिफन गुड्स का कंसेप्ट दिया था। इसलिए इन वस्तुओं को, ये घटिया श्रेणी की जो वस्तुएं हैं, इंफीरियर से भी आगे की जो वस्तुएं हैं, जिनमें प्राइस इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है, जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो,
यानी जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, उन वस्तुओं को गिब्सन वस्तुएं कहते हैं और इनके केस में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। देखिए दो वस्तुएं होती है इन्फीरियर गुड्स, जिसमें दोनों नेगेटिव होता है, प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव और जो है इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव, और गिब्सन गुड्स में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव। गिब्सन सारी जो गिब्सन गुड्स हैं वो इन्फीरियर होती हैं और सारी इन्फीरियर जो है वो गिब्सन नहीं होती हैं। इन्फीरियर गुड्स के केस में मांग का नियम लागू होता है, गिब्सन गुड्स के केस में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस में आता है हैबिचुअल, जो कोई किसी का आदमी कोई कंज्यूमर किसी वस्तु का हैबिचुअल हो जाता है, गिब्सन गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस और इग्नोरेंस। ये चार हुए मांग के नियम के अपवाद। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ शॉर्ट में। मांग का नियम क्या है, मांग का नियम की डेफिनेशन अवधारणा आपने बता दी, फिर तालिका से हम बताएंगे कि जैसे जैसे कीमत घटती है मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे। फिर उसमें एक क्वेश्चन दूसरा जनरेट होता है कि भाई मांग का जो वक्र है वो नीचे की ओर क्यों होता है, उसका झुकाव नीचे की ओर क्यों होता है, तो उसके हमने बताया था, वो सारे आप ध्यान से देखेंगे। फिर उसके अपवाद, चार उसके अपवाद, ये पूरा क्वेश्चन मिलकर बनता है मांग का नियम, जो कि फाइनल पेपर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ना समझ में आया हो तो हम उसे पर्सनली फोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और या फिर वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। थैंक यू।